नमस्कार दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है ग्राम। यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। टन 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 स्टेशन पर घंटी बोली। श्रावण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघमाला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही है। अंधियारी धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासनकारिणी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रही है। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ती है। ग्राम में स्टेशन पर कहीं एक दो दीपालोक दिखाई पड़ता है। पवन हरे हरे निकंजों में से भ्रमण करता हुआ झिल्ली के झनकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरों के साथ खेल रहा है। बूंदियां धीरे धीरे गिर रही हैं जो जूही की कलियों को आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही हैं। थोड़े समय में वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अंजन के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की लालिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची के हरे हरे तरवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। सिग्नलर ने अपना कार्य किया। घंटा का शब्द उस हरे भरे मैदान में गूंजने लगा। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान अंजन गिरिनिब इंजन का अग्र स्थित रक्त आलोक दिखाई देने लगा। पागलों के समान बड़बड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। धड़ाधड़ यात्री लोग उतरने और चढ़ने लगे। एक स्त्री की ओर देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई दो औरतें जो उसकी सहेली मालूम देती हैं रो रही हैं और वह स्त्री एक पुरुष के साथ रेल में बैठने को उद्यत है। उनकी कंदन ध्वनि से स्त्री दीन भाव से उनकी ओर देखती हुई बिना समझे हुए सेकंड क्लास की गाड़ी में चढ़ने लगी। पर उसमें बैठे हुए बाबू साहब, यह दूसरा दर्जा है, इसमें मत चढ़ो, कहते हुए उतर पड़े और अपना हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे। विलायती पिक को ब्रचिस पहने, बूट चढ़ाए, हंटिंग कोट, धानी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा है। गौरवर्ण उन्नत ललाट उसकी आभा को बढ़ा रहे हैं। स्टेशन मास्टर से सामना होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मोहन, कारिंदों ने इलाके में बड़ी गड़बड़ मचा रखी है, इसलिए मैं कुसुमपुर, जो कि हमारा इलाका है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर, फिर कब आइएगा? मोहन, 2 रोज में। अच्छा, गुड इवनिंग। स्टेशन मास्टर, जो लाइन क्लियर दे चुके थे, गुड इवनिंग कहते हुए अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजे हुए घोड़े पर, जो पूर्व ही स्टेशन पर खड़ा था, सवार होकर चलते बने। सरल स्वभावा ग्रामवासिनी कुल कामिनी गढ़ का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्रकानन में से निकलकर चारों ओर गूंज रहा है। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे हैं। ग्रामीण लोग अपना हल कंधों पर रख के बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। एक विशाल तरोवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ है। उस पर 4 महिलाएं बैठी हैं और 50 उसको घेर कर गाती हुई घूम रही हैं। झूले के पेक के साथ अब की सावन सैया घर रहुरे की सुरीली 50 कोकिल कंठ से निकली हुई तान पशुगणों को भी मोहित कर रही है। बालिकाएं स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही हैं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उन सरला कामिनियों को चौंका दिया। वे सब देखती हैं तो हमारे पूर्व परिचित बाबू मोहनलाल घोड़े को रोककर उस पर से उतर रहे हैं। वे सब उनका भेष देखकर घबरा गईं और आपस में कुछ इंगित करके चुप रह गईं। बाबू मोहनलाल ने निस्तब्धता को भंग किया और बोले, भद्रे, यहाँ से कुसुमपुर कितनी दूर है और किधर से जाना होगा?
एक प्रौढ़ा ने सोचा कि भद्रे कोई परिहास शब्द तो नहीं, पर वह कुछ कह न सकी। केवल एक ओर दिखाकर बोली, यहाँ से 1.5 कोस तो बाए, यह पेड़वा जाए। बाबू मोहनलाल उसी पगडंडी से चले। चलते चलते उन्हें भ्रम हो गया और वह अपनी छावनी का पथ छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने लगे। मेघ घिर आए, जल वेग से बरसने लगा, अंधकार और घना हो गया। भटकते भटकते वह एक खेत के समीप पहुँचे। वहाँ उस हरे भरे खेत में एक ऊंचा और बड़ा मचान था जो कि फूस से छाया हुआ था, और समीप में ही एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मचान पर बालक और बालिकाएं बैठी हुई कोलाहल मचा रही थीं। जल में भीगते हुए भी मोहनलाल खेत के समीप खड़े होकर उनके आनंद कलरव को श्रवण करने लगे। भ्रांत होने से उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। रात्रि अधिक बीत गई, कहाँ ठहरें, इसी विचार में वे खड़े रहे। बूंदें कम हो गईं। इतने में एक बालिका अपने मलिन वसन के अंचल की आड़ में दीप लिए हुए उसी मचान की ओर जाती हुई दिखाई पड़ी। बालिका की अवस्था 15 वर्ष की है। आलोक से उसका अंग अंधकार घन में विद्युल्लेखा की तरह चमक रहा था। यद्यपि दरिद्रता ने उसे मलिन कर रखा है, पर ईश्वरी सुषमा उसके कोमल अंग पर अपना निवास किए हुए हैं। मोहनलाल ने घोड़ा बढ़ाकर उससे कुछ पूछना चाहा, पर संकुचित होकर ठिठक गए। परंतु पूछने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं था। इसीलिए रूखेपन के साथ पूछा, कुसुमपुर का रास्ता किधर है? बालिका इस भव्य मूर्ति को देखकर डरी, पर साहस के साथ बोली, मैं नहीं जानती। ऐसे सरल नेत्र संचालन से इंगित करके उसने ये शब्द कहे कि युवक को क्रोध के स्थान पर हंसी आ गई और कहने लगा, तो जो जानता हो मुझे बतलाओ, मैं उससे पूछ लूँगा। बालिका, हमारी माता जानती होंगी। मोहन, इस समय तुम कहाँ जाती हो? बालिका मचान की ओर दिखाकर, वहाँ जो कई लड़के बैठे हैं उनमें से एक हमारा भाई है, उसी को खिलाने जाती हूँ। मोहन, बालक इतनी रात को खेत में क्यों बैठा है? बालिका, वह रात भर और लड़कों के साथ खेत में ही रहता है। मोहन, तुम्हारी माँ कहाँ है? बालिका, चलिए मैं लिवा चलती हूँ। इतना कहकर बालिका अपने भाई के पास गई और उसको खिलाकर तथा उसके पास बैठे हुए लड़कों को भी कुछ देकर अपना गमन करने लगी। मोहनलाल उस सरला बालिका के पीछे चले। उस क्षुद्र कुटीर में पहुंचने पर एक स्त्री मोहनलाल को दिखाई पड़ी, जिसकी अंग प्रभा स्वर्ण तुल्य थी। तेजोमय मुखमंडल तथा ईषत उन्नत आधार अभिमन से भरे हुए थे। अवस्था उसकी 50 वर्ष से अधिक थी। मोहनलाल की आंतरिक अवस्था, जो ग्राम्य जीवन देखने से कुछ बदल चुकी थी, उस सरल गंभीर तेजोमय मूर्ति को देख और भी सरल विनय युक्त हो गई। उसने झुककर प्रणाम किया। स्त्री ने आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ से आते हो? मोहन, मैं कुसुमपुर जाता हूँ, किंतु रास्ता भूल गया। कुसुमपुर का नाम सुनते ही स्त्री का मुखमंडल आरक्तिम हो गया और उसके नेत्र से 2 बूंद आंसू निकल आए। वे अश्रु करुणा के नहीं किंतु अभिमान के थे। मोहनलाल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको कुसुमपुर के नाम से क्षोभ क्यों हुआ? स्त्री, बेटा उसकी बड़ी कथा है, तुम सुनकर क्या करोगे? मोहन, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, यदि आप कृपा करके सुनावें। स्त्री, अच्छा कुछ जलपान कर लो तब सुनाऊंगी। पुनः बालिका की ओर देखकर स्त्री ने कहा, कुछ जल पीने को ले आओ। आज्ञा पाते ही बालिका उस क्षुद्र गृह के एक मिट्टी के बर्तन में से कुछ वस्तु निकालकर एक पात्र में घोलकर ले आई और मोहनलाल के सामने रख दिया। मोहनलाल उस शरबत का पान करके फूस की चटाई पर बैठकर स्त्री कहने लगी, हमारे पति इस प्रांत के गण्य भूस्वामी थे और वंश भी हम लोगों का बहुत उच्च था। जिस गांव का अभी आपने नाम लिया है, वही हमारे पति की प्रधान जमींदारी थी। कार्यवश कुंदनलाल नामक एक महाजन से कुछ ऋण लिया गया,
कुछ भी विचार न करने से उनका बहुत रुपया बढ़ गया और जब ऐसी अवस्था पहुंची तो अनेक उपाय करके हमारे पति धन जुटाकर उनके पास ले गए। तब उस धूर्त ने कहा, क्या हर्ज है बाबू साहब, आप 8 रोज में आना, हम रुपया ले लेंगे और जो घाटा होगा उसे छोड़ देंगे। आपका इलाका फिर जाएगा। इस समय रेहाननामा भी नहीं मिल रहा है। उसका विश्वास करके हमारे पति फिर बैठ रहे और उसने कुछ भी न पूछा। उनकी उदारता के कारण वह संचित धन भी थोड़ा हो गया और उधर उसने दावा करके इलाका जो कि वह ले लेना चाहता था बहुत थोड़े रुपए में नीलाम करा लिया। फिर हमारे पति के हृदय में उस इलाके के इस भांति निकल जाने के कारण बहुत चोट पहुंची और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। इस दशा के होने के उपरांत हम लोग दूसरे गांव में आकर रहने लगे। यहाँ के जमींदार बहुत धर्मात्मा हैं। उन्होंने कुछ सामान्य कर पर यह भूमि दी है। इसी से अब हमारी जीविका है। इतना कहते कहते स्त्री का गला अभिमान से भर आया और कुछ कह न सकी। स्त्री की कथा को सुनकर मोहनलाल को बहुत दुख हुआ। रात विशेष बीत चुकी थी, अतः रात्रियापन करके प्रभात में मलिन तथा पश्चिमगामी चंद्र का अनुसरण करके बताए हुए पथ से वे चले गए। पर उनके मुख पर विषाद तथा लज्जा ने अधिकार कर लिया था। कारण यह था कि स्त्री की जमींदारी हरण करने वाले तथा उसके प्राण प्रिय पति से उसे विच्छेद कराकर इस भांति दुख देने वाले कुंदनलाल मोहनलाल के ही पिता थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।